वीडियो देखने के बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के घटक से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिखकर हल करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म की लिंक भी दी गई है। लिंक खोलकर इस फॉर्म को जरूर भरें। नमस्कार, प्रणाम, आदाब। वर्चुअल क्लास स्टूडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत। कोविड-19 के प्रादुर्भाव की वजह से विद्यार्थियों का प्रत्यक्ष शाला में जाकर शिक्षा लेना मुश्किल होते जा रहा है और इस कठिन घड़ी में बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग ने विद्यार्थियों के लिए एक सराहनीय प्रयास किया और इस चैनल की शुरुआत की। मैं श्रीमती पूर्णिमा पांडे वर्चुअल क्लास स्टूडियो से अपना विषय और अपना घटक लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। तो चलें अपने विषय की ओर। आधुनिक भारत का इतिहास, कक्षा 8वीं की हमारी यह पाठ्य पुस्तक, और इसके अंतर्गत आज हम नागरिक शास्त्र खंड से कुछ अध्ययन करेंगे। और जैसा कि हम जानते हैं कि कक्षा 8वीं में हम संसदीय शासन प्रणाली के बारे में जानकारी ले रहे हैं। भारत की संसदीय शासन प्रणाली। कक्षा 8वीं नागरिक शास्त्र संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत आज हम भारतीय संसद के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हमारा भारत देश और पाठ 2 भारत की संसद। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, ये हम सब जानते हैं। तो इतने बड़े लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था को चलाने के लिए कुछ आवश्यक घटक भी जरूरी होते हैं। छोटा सा घर हमें चलाना होता है, अपना छोटा सा स्कूल हमें चलाना होता है, तो कितना हमें मैनेजमेंट देखना पड़ता है। तो इतना बड़ा हमारा देश और लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था, निश्चित है इसकी व्यवस्था के लिए भी कुछ घटक होंगे। तो आओ हम उन घटकों की जानकारी प्राप्त करते हैं। लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था के मुख्य अंग, इसके 3 मुख्य अंग हैं। पहला विधायिका, लेजिस्लेटिव बॉडी, जिसके अंतर्गत संसद और विधानमंडल, राष्ट्रीय स्तर पर संसद और राज्य स्तर पर विधानमंडल का समावेश होता है। अब संसद और विधानमंडल में कौन कौन होते हैं? जैसे एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संसद के सदस्य जिसे हम सांसद कहते हैं, और एमएलए या एमएलसी यानी विधानमंडल राज्य के स्तर पर जो होते हैं जनता के प्रतिनिधि, उन्हें हम एमएलए कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और एमएलसी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। और इसके अलावा सबसे निचले स्तर पर नगर सेवक, कॉरपोरेटर, ये हमारे विधायिका के अंग होते हैं। दूसरा मुख्य घटक है कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव बॉडी। इसके अंतर्गत प्रशासनिक सेवा विभाग आता है, जैसे आईएएस ऑफिसर, आईपीएस, आईएफएस, ये सब केंद्र स्तर पर। और राज्य स्तर पर हम देखें तो एमपीएससी परीक्षा से पास हुए जो भी प्रशासनिक लोग होते हैं, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। और तीसरा है न्यायपालिका, जुडिशरी बॉडी। न्यायपालिका नाम से ही समझ में आ रहा है, जहां पर न्याय की व्यवस्था होती है। तो ग्राम पंचायत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक के लोग न्यायपालिका के अंतर्गत आते हैं। यह हमारी भारतीय लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था के मुख्य अंग हैं। हमारी भारतीय संसद और ये हमारे भारत का संविधान। हम सब जानते हैं कि भारत की संसद की निर्मित संविधान द्वारा हुई है। राष्ट्रीय स्तर पर यानी संघ शासन प्रणाली के विधानमंडल को संसद कहा जाता है।
ये बहुत ही प्रशासनिक हम बात कर रहे हैं कि संसद हम किसे कहते हैं। तो केंद्र स्तर पर जो हमारे संविधान ने व्यवस्था की है उस प्रणाली के अंतर्गत जो विधानमंडल है उसे हम संसद कहते हैं। भारतीय संसद भवन। भारतीय संसद या पार्लियामेंट भारत की सर्वोच्च विधायी संस्था है। यह द्विसदनीय व्यवस्था है, यानी इसमें 2 सदन होते हैं। भारतीय संसद में राष्ट्रपति तथा 2 सदन, यानी एक लोकसभा और दूसरी राज्यसभा। लोकसभा जिसे हम लोगों का सदन कहते हैं, जनता का सदन कहा जाता है, और राज्यसभा जो है ये राज्यों की परिषद होती है। तो इस तरह से संसद के 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा। हम सब ने जान लिया अभी तक कि संसद भारत की सर्वोच्च विधायी संस्था है। यह द्विसदनीय व्यवस्था है और इसमें राष्ट्रपति और 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा यानी जनता का सदन, लोगों का सदन, और राज्यसभा यानी राज्यों की परिषद। राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के पास सबसे ज्यादा पावर होता है। यह संसद के दोनों में से किसी भी सदन को बुलाने, यानी सदन की सभा को बुलाने या उसको स्थगित करने का अधिकार रखता है। चलो हम देखें अपने संसद भवन को भी कि हमारा संसद भवन कैसा है। ये है हमारा संसद भवन। भारतीय संसद का संचालन संसद भवन में होता है, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। बहुत ही सुंदर। ये आगे से जैसा आपको दिखाई दे रहा है ना, वास्तव में ये ऐसा नहीं है। पूरा इसका चित्र मैं अभी आपको दिखाती हूं। ये इसका फ्रंट भाग है, यानी आगे का हिस्सा है। ये है हमारा संसद भवन, भारत की संसद। अभी हमने जो चित्र देखा था उसमें हमने ये आगे वाला हिस्सा देखा था, और पूरी इमारत इस तरह की है, गोलाकार वृत्ताकार इमारत। बहुत ही सुंदर है हमारा संसद भवन। हमारे भारत का संसद भवन बहुत ही सुंदर इमारत है ये, और इस संसद की इमारत को अंग्रेज सर एडविन लुटियंस और सर हर्बर्ट बेकर द्वारा डिजाइन किया गया था। 12 फरवरी 1921 को इसके निर्माण की नींव रखी गई थी और जनवरी 1927 को यह बनकर तैयार हुई थी इमारत। तत्कालीन परतंत्र भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन ने इसका उद्घाटन किया था। ये हमारा संसद भवन, ये तो अभी आपने देखा। और एक और आपको यहाँ पे चित्र दिखाई दे रहा है, इस पर लिखा हुआ है 64 योगिनी मंदिर, मितावली, मुरैना। ये इमारत भी आप जो देख रहे हैं मंदिर की, ये भी हमारे संसद भवन जैसी नहीं दिखाई दे रही है आपको? यहाँ पर देखो, यही मंदिर है, योगिनी मंदिर का थोड़ा सा बड़ा चित्र है, और ये हमारा संसद भवन। देखो दोनों इमारतें एक जैसी दिखाई दे रही है ना। ये जो 64 योगिनी देवी का मंदिर है, यह मंदिर चंबल के मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के मेनावली गांव में है। इसे 64 योगिनी मंदिर कहा जाता है। बताया जाता है कि इसका निर्माण 1300 ईस्वी के आसपास हुआ था। यह मंदिर वृत्तीय आधार पर है, यानी गोलाकार आधार पर बना हुआ है, और इसमें 64 कमरे हैं, और बीच में देखो एक देख रहे हो ना, एक खुला मंडप है। इस तरह से यह पूरी तरह गोल एक इमारत है, और आने जाने के लिए एक गेट की तरह रास्ता बना हुआ है। यह मंदिर चंबल के घने जंगलों के बीच एक ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है, और आप देख रहे हो कि हमारे संसद भवन की इमारत भी हूबहू इसी 64 योगिनी मंदिर से मिलती जुलती है। भारत की संसद सचमुच एक खूबसूरत। अब आप यहां पर देख रहे हैं ये 2 हाथ, और दोनों हाथों में अलग अलग रंग, और संसद भवन कुछ ऊपर कुछ नीचे, या क्या है ये? तो बच्चों अभी हमने पढ़ा था कि भारतीय संसद जो है ये द्विसदनीय व्यवस्था है। एक राज्यसभा, एक लोकसभा, एक वरिष्ठ सदन, एक कनिष्ठ सदन। तो क्या है ये वरिष्ठ सदन और क्या है ये कनिष्ठ सदन? आओ इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं।
संसद में राष्ट्रपति की एक अलग व्यवस्था होती है। राष्ट्रपति भारत की संसद के अविभाज्य घटक हैं, परंतु वे सदन में उपस्थित रहकर चर्चा में सहभागी नहीं हो सकते। संसद में एक अनिवार्य घटक तो है, लेकिन यह लोकसभा या राज्यसभा की जो बैठक होती है, जो सभा होती है, उसमें उपस्थित रह के चर्चा में भाग नहीं ले सकते। संसद का प्रथम सदन, जिसे हम कनिष्ठ सदन भी कहते हैं, वह सदन है लोकसभा। लोकसभा का चित्र हम अपने सामने देख रहे हैं। और बच्चों, आपने भी टीवी पर हम देख सकते हैं, हमारे लोकसभा और राज्यसभा का लाइव की बैठकों का लाइव प्रसारण होता है। जब वहां पे सभा होती है, प्रश्नकाल होता है, तो उसका सीधा प्रसारण दूरदर्शन पर किया जाता है। और विशेष रूप से इसको आपको जरूर देखना चाहिए, ताकि हम अपने देश की संसदीय प्रणाली को अच्छी तरह से समझ सकें। तो ये हमारे देश की संसद और उसका लोकसभा कक्ष। अब ये लोकसभा में जो लोग बैठे हैं, जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं, जिसे लोगों का सदन कहा जाता है, ये प्रतिनिधि कैसे आते हैं? तो हम सब जानते हैं, हमारे देश में चुनाव व्यवस्था है, मतदान होते हैं। और मतदान यानी वोट हम देते हैं ना। आपने नहीं दिया है अभी तक वोट, अभी आप छोटे हो, लेकिन आपके घरों में आपके मम्मी पापा ने, बड़े भाई बहनों ने, जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है, सभी ने वोट दिया होगा। तो आप ये चुनाव के बारे में तो आप जानते हो। तो ये चुनाव क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। गुप्त मतदान पद्धति से चुनाव होता है। पहले इस तरह से बैलेट बॉक्स होता था, इसमें उसमें जो चुनाव के जितने भी प्रत्याशी होते थे, उनके चुनाव चिन्ह अंकित होते थे, और उस पर स्टैंप लगाए मार के जो भी मतदाता है वो अपना स्टैंप, जिस प्रत्याशी को चुनना होता था, उसके चिन्ह के सामने स्टैंप लगाता था, और वो इसी बॉक्स में डाल देते थे। बाद में व्यवस्था बदल गई, और अब तो इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से मतदान होते हैं। आपको सिर्फ बटन दबानी होती है। तो गुप्त एवं प्रत्यक्ष मतदान पद्धति द्वारा प्रतिनिधि लोगों द्वारा सीधे चुन के आते हैं। यानी जो प्रतिनिधि है वो कैसे चुना जाता है? गुप्त एवं प्रत्यक्ष मतदान पद्धति द्वारा। और कौन चुनता है? उनको जनता सीधे चुनती है। वोट होते हैं, जनता अपने पसंद के प्रत्याशी को वोट देते हैं। बाद में वोटों की गिनती होती है, जिसको सबसे अधिक वोट मिलते हैं वो विजयी माना जाता है। तो इस तरह से यह प्रतिनिधि सीधे लोगों द्वारा चुनकर आते हैं, और यह लोकसभा के सदस्य होते हैं। हमारा विशाल लोकतांत्रिक भारत देश, लोकसभा में भौगोलिक चुनाव क्षेत्र पद्धति द्वारा प्रत्याशियों को चुनकर भेजा जाता है। यानी हर एक एरिया का निर्धारण होता है, क्षेत्र का निर्धारण होता है, और वहां पर हर एक पार्टी के जो प्रत्याशी होते हैं वो अपने चुनाव के लिए खड़े होते हैं। जनता सीधे उनका चुनाव करती है वोट के द्वारा। तो इस तरह से भौगोलिक चुनाव क्षेत्र पद्धति, यानी चुनाव क्षेत्र निर्धारित किया जाता है। ऐसा नहीं है कि पूरे भारत में एक ही प्रतिनिधि होगा। जितने भारत का स्थान है, वहां की जनसंख्या जितनी है, जनसंख्या के आधार पर क्षेत्रों का निर्धारण होता है, और इस तरह से चुनाव किया जाता है। 5, ये 5 से कुछ समझ में आया आपके? ये चक्कर भी घूम रहा है। क्या है ये चक्कर? लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। लोकसभा के चुनाव हर 5 साल बाद होते हैं। हर 5 साल में लोकसभा के नए सदस्य चुने जाते हैं। नई लोकसभा का गठन होता है, नई सरकार बनती है। जिस भी पार्टी को, जिस भी राजनीतिक दल को सबसे अधिक सीटें मिलती हैं, वही राजनीतिक दल सरकार बनाने में सक्षम होता है, उसी को सरकार बनाने का मौका मिलता है। तो ये जो चुनाव है, ये हर 5 साल के बाद होते हैं। कई बार 5 वर्ष पूर्ण होने से पहले लोकसभा को विसर्जित करने के उदाहरण मिलते हैं, और ऐसे समय करवाए गए चुनावों को मध्यावधि चुनाव कहते हैं। यानी 5 साल के पहले ही लोकसभा में बहुमत कम हो जाने से
सरकार भंग करनी पड़ती है और फिर से चुनाव करवाए जाते हैं। ऐसे कई उदाहरण हमारे देश में हमें मिलते हैं। सबसे पहला उदाहरण हम देखते हैं। मई 1996 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, इनकी सरकार बहुत दिनों तक नहीं चल सकी थी, तो उस समय फिर से चुनाव करवाए गए थे। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा उदाहरण। जून 1996 में HD देवेगौड़ा जी हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उनका बहुमत कम हुआ और सरकार भंग करनी पड़ी। तीसरा उदाहरण हम देखते हैं अप्रैल 1997 में, जब हमारे प्रधानमंत्री थे श्री इंद्र कुमार गुजराल जी, और उस समय भी सरकार बहुत दिनों तक नहीं चल पाई थी और फिर से चुनाव करवाने पड़े थे। और उसके बाद हम उदाहरण देखते हैं मई 1998 में, जब हमारे प्रधानमंत्री थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो इस तरह हम देखते हैं कि अब देख रहे हो मई 1996 में चुनाव हुए। अब देखा जाए तो नियम से 5 साल के बाद चुनाव होने चाहिए थे, लेकिन चुनाव तुरंत ही 96 में हो रहे हैं। यहां पर भी हम देख रहे हैं मई में है और फिर जून 96 में चुनाव हो रहा है, यानी 1 महीने भी सरकार नहीं चली है। ठीक है, अब यहां जून 96 से हम अप्रैल 97 देख रहे हैं, यानी 1 साल भी यहां सरकार नहीं चली है और फिर से चुनाव हो रहा है। अब अप्रैल 97 से मई 98 फिर हम 1 साल का अंतर देख रहे हैं। इसका मतलब ये सरकारें 5 साल तक नहीं चल पाई, और ऐसे समय जो चुनाव होते हैं उन्हें मध्यावधि चुनाव कहा जाता है। हमारा संसद भवन, हम जब संसद भवन में प्रवेश करते हैं तो उसके केंद्रीय कक्ष के दरवाजे पर हमें एक संस्कृत का पद्यांश दिखाई देता है। वो संस्कृत का जो पद्यांश है वो इस तरह से है। अयम निजः परोवेति गणना लघु चेत साम, उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। आपने ये लाइन बहुत बार सुनी होगी, वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम, कई जगह पढ़ा भी होगा। ये पूरा श्लोक इस तरह से है। अयम निजः परोवेति गणना लघु चेत साम, उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। इसका मतलब है यह मेरा है, वह तेरा है, ये मेरा है, ये उसका है, पराया है, यानी अपना पराया, यह भेदभाव, ऐसी धारणा जो है ये छोटे मन वाले लोगों की होती है। लेकिन जो बड़े हृदय वाले होते हैं, विशाल हृदय वाले होते हैं, उनके लिए पूरा विश्व ही उनका कुटुंब होता है, उनका परिवार होता है। वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा मतलब धरती, पूरी धरती, पूरा विश्व उनका परिवार होता है, यानी वह किसी को भी पराया नहीं मानते, वह सभी को अपना मानते हैं। तो हमारी भारतीय संस्कृति जो है बच्चों, वह इस तरह की नीति रखती है कि सारे दुनिया के सभी लोग हमारे अपने हैं, कोई छोटा बड़ा अपना पराया नहीं है, कोई भेदभाव हमारे बीच नहीं है। और यही श्लोक जो है हमें अपने संसद के प्रवेश करते पे ही हमें वहां पर ये दिखाई देता है। अब हम चलो थोड़ा सा लोकसभा की सैर कर लें कि लोकसभा का कक्ष कैसा होता है। तो ये है हमारे लोकसभा का जो चैम्बर है या कक्ष जिसे हम कहते हैं, और बहुत बड़ा है ये, और इसमें इतना बड़ा है इसमें कि इसमें 552 जो प्रतिनिधि होते हैं जनता के, उनके बैठने की व्यवस्था है। लोकसभा में हम जानते हैं कि राष्ट्र की जनता द्वारा सीधे सीधे जो चुने गए प्रतिनिधि हैं उनकी सभा होती है, उनके बैठने का स्थान होता है, जिनकी अधिकतम संख्या 552 है। तो उनके बैठने की व्यवस्था इस कक्ष में होती है। बीच में आप देख रहे हो यहाँ जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो बैठते हैं, और बाकी सारे सदस्य इस तरह से बैठते हैं। इसमें भी पक्ष वाला दल, यानी जिस पक्ष की सरकार है, और जो विपक्षी दल है, उनके बैठने की व्यवस्था अलग अलग होती है। तो इस तरह से लोकसभा के कक्ष की ये व्यवस्था। और लोकसभा जो है, हमारी जो लोकसभा का जो कक्ष है, ये हमारे कई आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है, क्योंकि यहाँ पर पूरे राष्ट्रीय स्तर के लोग इकट्ठा होते हैं, प्रतिनिधि इकट्ठा होते हैं और उनकी चर्चा होती है। और सबसे बड़ी बात है कि पूरे भारत में तो बहुत सारी भाषाएं हैं, अनेक भाषा भाषी प्रतिनिधि वहां इकट्ठा होते हैं। जरूरी नहीं है कि हर एक को इंग्लिश आती हो, जरूरी नहीं है कि हर एक को हिंदी आती हो, और ये तो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि कोई
कन्नड़ में यदि बोल रहा है तो उत्तर भारत का या पूर्वोत्तर भारत के लोग उसकी भाषा समझ सकें। तो इसके लिए क्या, अब ऐसे में तो अड़चन हो सकती है, तो लोकसभा कक्ष में इसकी व्यवस्था की गई है। क्या व्यवस्था की गई है? वहां व्यवस्था है भाषांतरण प्रणाली की, यानी भाषांतरण किया जा सके। और इस प्रणाली से सहायता से क्या होता है कि सदस्य हिंदी में दिए गए भाषण का अंग्रेजी वर्जन सुन सकते हैं, अंग्रेजी में दिए भाषण का हिंदी संस्करण सुन सकते हैं, और इसके साथ साथ कन्नड़, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु आदि भाषाओं में दिए गए भाषण का अंग्रेजी और हिंदी वर्जन या संस्करण साथ साथ सुन सकते हैं। और इसके लिए क्या होता है, हर एक जो सदस्य है उसके सामने, वो जो सीट पे बैठा होता है उसकी सीट पर सामने जो टेबल होता है उस पे ईयरफोन और भाषा चयन का स्विच लगा होता है। यानी आप ईयरफोन लगा लो कान में और कौन सी भाषा में आप ये भाषण सुनना चाहते हो। मान लो अब मैं हिंदी भाषी हूं, मुझे हिंदी भाषा समझ में आती है और सामने वाला कोई सदस्य है वो तमिल में या मलयालम में कुछ अपना भाषण दे रहा है, तो मैं वहां पे चयन कर लूंगी हिंदी, तो मुझे उसका भाषण हिंदी में ट्रांसलेट होकर सुनाई पड़ेगा। यदि मान लो कोई तमिल भाषी वहां बैठा है और मैं भाषण हिंदी में दे रही हूं, उसको नहीं समझ में आएगा, उसको हिंदी नहीं आती है, तो वो उसके सामने जो स्विच लगा है उस स्विच में वो तमिल भाषा पे बटन दबाएगा, तो तमिल भाषा का जो बटन स्विच करने पर उसको मेरा भाषण तमिल भाषा में सुनाई देगा। तो इस तरह की आधुनिक प्रणाली भी हमारे लोकसभा कक्ष में निर्मित की गई है। तो इसके कारण सभी सदस्य अपनी पसंद की भाषा में वहां की कार्यवाही को सुन सकते हैं। और इसके अलावा वहां बाहरी जो लोग होते हैं, जिसे दर्शक दीर्घा हम कहते हैं, उनके बैठने की व्यवस्था भी होती है। आप भी वहां जा सकते हो, आपको उसके लिए पहले से एक प्रोसीजर करना होता है। उस प्रोसीजर के द्वारा आप एप्लीकेशन देकर आप दे सकते हो कि भाई मुझे लोकसभा का ये कक्ष देखना है, यहाँ की कार्यवाही में शामिल होना है, सुनना है, शामिल होना है मतलब सुनने के लिए शामिल होना है। तो आप उसके लिए एप्लीकेशन दे सकते हो। उसके बाद आपको परमिशन आती है, तो वो परमिशन लेटर लेकर आप लोकसभा कक्ष में जा सकते हो। तो हमने देखा कि हमारा जो लोकसभा कक्ष है वहां आधुनिक ध्वनि व्यवस्था है, स्वचालित मत अभिलेखन उपकरण है, यानी आप जो भी बोल रहे हो उसके भाषांतरण की व्यवस्था है, और दीर्घाओं में छोटे छोटे लाउडस्पीकर भी लगे हुए हैं। जो वहां के सदस्य हैं वो माइक्रोफोन के पास आए बिना ही अपनी सीट से बोल सकते हैं और वो सभी को सुनाई पड़ सकता है। अब दूसरा है हमारे सदन का कक्ष, द्वितीय सदन, जिसे हम वरिष्ठ सदन भी कहते हैं, वो है राज्यसभा। राज्यसभा को भारतीय संसद का वरिष्ठ और द्वितीय सदन कहा जाता है। यह भारतीय संसद का वह सदन है जहां प्रत्याशी अप्रत्यक्ष रूप से चुनकर आते हैं। उन्हें जनता सीधे सीधे नहीं चुनती, बल्कि जनता के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनमें से लोग राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। अब जैसे हमने लोकसभा चैम्बर की सैर की, चलो राज्यसभा चैम्बर भी देख लेते हैं। ये है राज्यसभा चैम्बर। यहाँ पर भी दर्शक दीर्घा भी होती है और यहाँ के जो सदस्य होते हैं उनके बैठने की व्यवस्था होती है। आप जो बीच में ये स्थान देख रहे हो, ये राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है, जिसे हम सभापति कहते हैं, उसके बैठने की यहाँ व्यवस्था होती है, और बाकी पक्ष के और विपक्षी दल के लोगों के बैठने की व्यवस्था यहाँ पर होती है। आप देख रहे हो किस तरह से ये अर्धवृत्ताकार अरेंजमेंट हुआ है बैठने के लोगों का। और जितने भी आपको टेबल दिख रहे हैं ना, ये टेबल पे हर एक, मान लो इस टेबल पे 4 लोगों के बैठने की व्यवस्था है, तो 4 माइक यहाँ लगे रहते हैं। यानी किसी भी सदस्य को कुछ कहना है तो उसको उठकर बाहर नहीं आना है, वो अपनी सीट पर बैठे बैठे अपने माइक से ही अपनी बात रख सकता है। राज्यसभा कक्ष लोकसभा कक्ष की भांति ही होता है, लेकिन आकार में छोटा। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ 250 सदस्यों के बैठने का स्थान होता है और लोकसभा कक्ष में 552 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था होती है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसमें सदस्य संख्या 250 है। लोकसभा अस्थायी है। क्यों? क्योंकि वहां हर 5 साल में चुनाव होते हैं और हर 5 साल के बाद नए सदस्य चुनकर आते हैं। राज्यसभा में क्या होता है,
कि यहाँ के जो सदस्यों का निर्वाचन या मनोनयन 6 साल के लिए होता है, 6 वर्षों के लिए होता है, और जिसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। यानी हर 2 साल में 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं, उनकी जगह पर नए सदस्यों का चयन किया जाता है। इस तरह से यह सदन जो है राज्यसभा, ये स्थायी रूप से कभी भी भंग नहीं होता है। अब हमारे कुछ बच्चों ने भी ये सब सुना, तो उसमें से हमारी एक छात्रा थी, उस छात्रा ने कहा, अपने साथी से पूछा, अच्छा तो क्या मैं 10वीं के बाद लोकसभा का चुनाव लड़ सकती हूँ? उसके मन में ये इच्छा, एकदम जिज्ञासा हुई कि मैं 10वीं के बाद क्या लोकसभा का चुनाव लड़ सकती हूँ? अब उसके कक्षा के जो साथी थे उन्होंने बताया कि हाँ, 18 साल की होने के बाद तुम मतदान कर सकती हो, लेकिन चुनाव नहीं लड़ सकती। हमारे देश में एक व्यवस्था है और उस व्यवस्था के अंतर्गत कुछ नियम बनाए गए हैं। तो मतदान देने का अधिकार तो 18 साल की उम्र में तुमको मिल जाएगा, लेकिन तुम चुनाव नहीं लड़ सकती। तो उसकी दीदी ने बताया कि अरे तुम्हें पता है ना कि लोकसभा के चुनाव के लिए 25 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए। लोकसभा के चुनाव में प्रत्याशी होने के लिए, चुनाव में खड़ा होने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? 25 साल। वोट देने के लिए या मतदान करने के लिए 18 साल, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए उम्र 25 साल होनी चाहिए। क्या अपने पड़ोसी देश का व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है? अब ये सारे दोस्त आपस में बात कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने क्लास में ये पाठ पढ़ा। अब क्लास में से पाठ पढ़ के बाहर निकले, अपने अपनी चर्चा कर रहे हैं। तो उसमें एक ने पूछा, तो अच्छा अब चलो 25 साल की उम्र तो हमने मान ली, अब क्या हमारे यदि पड़ोसी देश का कोई व्यक्ति कहे कि मुझे भारत में आके लोकसभा का चुनाव लड़ना है, तो क्या वो चुनाव लड़ सकता है? तो उसके एक फ्रेंड ने पूछा, वह व्यक्ति भारत का नागरिक है क्या? भारत का नागरिक ही भारत देश में चुनाव लड़ सकता है ना? तो एक फ्रेंड ने पूछा, अच्छा ये चलो बात समझ में आ गई कि भारत का नागरिक लड़ सकता है चुनाव, लेकिन क्या मुंबई का व्यक्ति केरल से चुनाव लड़ सकता है? अब मान लो हम मुंबई में रहते हैं, अब कल हमारा मन हुआ कि चलो इलेक्शन होने जा रहे हैं और मैं चली जाऊं केरल और केरल से चुनाव लड़ूं, तो क्या ये संभव है? तो बताया गया कि हाँ, लोकसभा के लिए हम किसी भी राज्य के चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं। इसके लिए कोई बंधन नहीं है। हम भारत देश के नागरिक हैं, तो भारत देश के किसी भी स्थान से हम चुनाव लड़ सकते हैं लोकसभा के लिए। बच्चों में बहुत सारी चर्चा होने लगी, तो बच्चों ने कहा कि चलो ठीक है, कुछ चर्चाओं पे तो हमें उत्तर मिले हैं और कुछ बातों की जानकारी हमें और चाहिए। तो कल हम अपने टीचर से संसद और उसकी कार्य प्रणाली के बारे में विस्तार से जानकारी लेंगे। तो वो दूसरी लड़की ने कहा, हाँ, और मुझे तो बाद में चुनाव भी लड़ना है ना, तो मुझे इसकी जरूरत ज्यादा होगी। मुझे टीचर से अपनी जानकारी पक्की लेनी है क्योंकि मुझे चुनाव भी लड़ने हैं। सब लोग हंसने लगे, हा हा हा, अभी इतनी छोटी सी है, 8वीं में पढ़ती है और ये चुनाव लड़ने के बारे में सोच रही है। तो बच्चे पहुंचे अपनी टीचर के पास अगले दिन क्लास में और उन्होंने कहा कि मैडम, हमको भारत की संसद के बारे में और भी बहुत सारी जानकारी चाहिए। मैडम ने कहा, ठीक है, आज तो अभी समय खत्म हो रहा है, हम लोग कल मिलते हैं और कल भारत की संसद के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त करेंगे। आप सभी ने इस वीडियो को देखा, सुना और समझा। मुझे पूरा विश्वास है कि यह आपको पसंद आया। तो इस विषय को, इस घटक को अधिकाधिक समझने के लिए इस वीडियो को बार बार देखें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगी आपसे अपने अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ, एक नए घटक के साथ। तब तक धन्यवाद।